Hello everyone, welcome to Economics Window by Garima Singh. This is the part 3 of our chapter number 3 where we are going to learn about Hitler. अभी तक हमने देखा कैसे हिटलर फायदा उठा के पावर में आ जाता है. आज हम समझेंगे हिटलर जब पावर में आ जाता है तो उसके बाद क्या कुछ चीजें कैसे थिंग्स विल चेंज देयर इन जर्मनी, राइट? So coming to the destruction of democracy in Germany. On 30th Jan 1933, the President Hindenburg, you can see the image here, this is President Hindenburg, he offered the chancellorship to Hitler. Hitler, after accepting the chancellorship, started dismantling the democracy. हम देखेंगे कैसे डेमोक्रेसी के साथ छेड़छाड़ करेगा हिटलर वहां पे. बेसिकली जो पार्लियामेंट था, रिचस्टैग जो उनके पार्लियामेंट था, वहां सडनली हमें एक मिस्टीरियस फायर दिखाई देती है. इस समय में जर्मन पार्लियामेंट बिल्डिंग के अंदर आग लग जाती है. तो सस्पेक्ट तो किया जाता है कम्युनिस्ट पार्टी को, लेकिन इसके पीछे होती है नाजी पार्टी, राइट? तो बेसिकली फायर डिक्री ऑफ 28 फरवरी 1933 डिक्लेयर किया जाता है. डिक्री मतलब रूल बाय ऑफिशियल ऑर्डर, राइट? तो इसके चलते सारी सिविल राइट्स सस्पेंड हो जाती है. सिविल राइट्स लाइक फ्रीडम टू स्पीच, प्रेस, असेंबली, ये सब सस्पेंड कर दी जाती हैं. तो हम अभी देख रहे हैं कि कैसे हिटलर डेमोक्रेसी को डिसमेंटल करेगा, खराब कर देगा और एक डिक्टेटरशिप, एक तानाशाही सरकार वहां बना लेगा, राइट? तो अभी हमने देखा एक फायर डिक्री ऑफ 28 फरवरी के चलते सारी सिविल राइट सस्पेंड हो गई हैं जर्मनी में. फिर क्या होगा, हम यहाँ ये भी देखेंगे कि इसी दौरान प्रोसिक्यूशन ऑफ पीपल चल रहा था एट कॉन्सेंट्रेशन कैंप. आप ये मत सोचना है कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स क्या है. ये जब हम हिटलर और द आइडियोलॉजी ऑफ नासिज्म करेंगे तो कंसंट्रेशन कैंप्स के बारे में और ज़्यादा पढ़ेंगे. आप सिर्फ ये समझना, ये एक ऐसी जगह थी जहाँ लोगों को ले जाया जाता था. जो हिटलर को फॉलो करते थे वेल एंड गुड, जो नहीं करते थे उनको मार दिया जाता था कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में, राइट? तो बेसिकली इन कॉन्सेंट्रेशन कैंप के अंदर रिप्रेशन ऑफ कम्युनिस्ट पीपल कर रहे थे ताकि हिटलर के खिलाफ कोई आवाज उठाने वाला ना बचे. सो एनेबलिंग द एक्ट ऑफ 3 मार्च 1933, द डिक्टेटरशिप इन जर्मनी वॉज एस्टैब्लिश्ड. एक तानाशाही वाली गवर्नमेंट वॉज एस्टैब्लिश्ड. डिक्टेटरशिप मतलब जो हिटलर बोलेगा वही सही है, राइट? सो डिक्टेटरशिप वॉज एस्टैब्लिश्ड इन जर्मनी बाय द एक्ट ऑफ 3 मार्च 1933, right? Hitler can now sideline the parliament and rule by decree. Decree means rule by official order. So political parties and trade unions were banned except the Nazi party. सारी political parties, trade unions को ban कर दिया गया था. Only the Nazi party was legal there. Economy, media, army, judiciary all were under the control of the state. तो state की, सरकार की, गवर्नमेंट के अंडर में कंट्रोल में है, तो कोई भी सरकार के खिलाफ कुछ भी गलत नहीं लिख सकता, ना ही दर्शा सकता है, राइट? सो बेसिकली ऑल द मेजर ऑर्गन्स वो अंडर द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट. नाउ आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, वर द पीपल हैप्पी? जर्मनी के लोग क्या खुश थे इस चीज के साथ? आंसर इज नो. तो नेक्स्ट क्वेश्चन आया होगा, तो फिर कैसे हिटलर वहां सारी सिचुएशन कंट्रोल कर रहा था, राइट? बेसिकली स्पेशल सर्विलेंस एंड सिक्योरिटी फोर्सेस बनाई गई हिटलर के द्वारा ताकि वो वहां कंट्रोल कर सके और अपना ऑर्डर, जो नाजी पार्टी, जैसा नाजी पार्टी चाहती थी वैसे वाला ऑर्डर एस्टेब्लिश कर सके. रेगुलर पुलिस तो थी ही थी, उसके साथ स्टॉर्म ट्रूपर्स जैसे उन्होंने काफी सारी फोर्सेस बनाई. Right, here I have posted the picture. You can see here, these are the regular police picture, and here you can see the storm troopers. Basically ये नाजी पार्टी के वर्कर्स थे जो नाजी पार्टी को सपोर्ट करते थे. और ये स्वास्तिक का जो साइन आप देख रहे हो यहाँ, दिस रिप्रेजेंट द नाजी पार्टी. उसके चलते हमने यहाँ देखा गेस्टापो. गेस्टापो इज द की वर्ड विच वॉज यूज फॉर द सीक्रेट स्टेट पुलिस, द SS, द प्रोटेक्शन स्क्वाड, द क्रिमिनल पुलिस एंड द सिक्योरिटी सर्विसेज, SD. All of this were organized. The forces were made by Hitler in order to control the population there, right? So organized forces with extra constitutional power made Germany the Nazi dreaded criminal state. जैसे नाजी लोग चाहते थे ना, वैसे ही वहां जर्मनी में होता था. Torture, arrest without any legal procedure. So this was the scenario, and this is how that Hitler has dismantled the democracy in the Germany and has established the dictatorship, right? Now moving ahead, यहाँ हमने इस टाइम में देखा इकोनॉमिक रिकंस्ट्रक्शन ऑफ जर्मनी भी.
एज वी ऑल नो पावर कम्स विद मनी, लेकिन जर्मनी के पास अभी कोई पैसा नहीं था, राइट? हमने पिछली वीडियो में किया था, यूएस ने डाविस प्लान के थ्रू जर्मनी को हेल्प करने की कोशिश की थी, राइट? तो हमें पता है जर्मनी के पास पैसा नहीं है, लेकिन हिटलर क्या चाहता था? हिटलर जर्मनी को एक स्ट्रॉन्ग नेशन, एक पावरफुल नेशन बनाना चाहता था, राइट? तो हिटलर ने क्या किया? हिटलर ने अपनी इकोनॉमिक रिकवरी की रिस्पॉन्सिबिलिटी एक इकोनॉमिस्ट को दी, जल्मार सैचेट। आप यहाँ पिक्चर देख सकते हैं इन इकोनॉमिस्ट की, जिनको ड्यूटी दी गई थी कि यहाँ इकोनॉमिक रिकंस्ट्रक्शन हो ताकि जर्मनी के पास मनी आए, और मनी आएगी तो पावर आएगा, राइट? तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने फुल प्रोडक्शन एम किया कि जर्मनी में जो आउटपुट प्रोडक्शन एक्टिविटीज बहुत ज्यादा बढ़ाई जाए, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल लाया जाए थ्रू गवर्नमेंट फंडेड प्रोजेक्ट वर्क, भी सरकार पैसा लगाए और फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल एस्टैब्लिश करे जर्मनी में। फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ये होता है बच्चों, व्हेन एवरीबडी इज विलिंग टू वर्क, ओके? जब जो हु आर एबल टू वर्क आर विलिंग टू वर्क, जो काम कर सकते हैं, काम करना चाहते हैं एट अ गिवन वेज रेट, तो उस सिचुएशन को बोला जाता है फुल एम्प्लॉयमेंट। कि सरकार वर्क क्रिएशन प्रोग्राम्स लेके आएगी जिससे फुल प्रोडक्शन और फुल एम्प्लॉयमेंट होगा, तो यहाँ जर्मनी में भी इकोनॉमिक रिकंस्ट्रक्शन होगी, चीजें बनेगी, प्रोडक्शन बनेगी, फिर आगे इनकम होगा, इनकम होगी तो जर्मनी के पास पावर आएगी, राइट? यहाँ हमने देखा एट दिस टाइम प्रोड्यूस जर्मन सुपर हाईवेज एंड पीपल्स कार वॉल्क्सवैगन। जो वॉल्क्सवैगन है वो यहीं की गाड़ी है, ओके, जर्मनी की। नाउ इस इकोनॉमिक रिकंस्ट्रक्शन के साथ साथ हम यहाँ पॉलिटिकल रिकंस्ट्रक्शन भी देख रहे थे। हमने देखा कि हिटलर he was acquiring quick success in his foreign policy. नेबरिंग जो स्टेट्स थी, जो नेशंस थे, वो भी हिटलर को इस टाइम पे सपोर्ट कर रहे थे। तो हिटलर को काफ़ी सक्सेस मिली उसकी फॉरेन पॉलिसीज़ में। फॉरेन पॉलिसीज़ की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले हिटलर ने क्या स्टेप लिया? एक लीग ऑफ नेशंस था जहां बहुत सारे नेशंस मेंबर्स थे, सब लोग मिलजुल कर काम करते थे। तो सबसे पहले हिटलर ने क्या किया? ही पुल्ड जर्मनी आउट ऑफ द लीग ऑफ नेशन इन 1933, ताकि उसके डिसीजन मेकिंग में किसी का कोई इंटरफेरेंस ना रहे। ऑल्सो ही रीऑक्यूपाइड द राइनलैंड इन 1936। राइनलैंड जो कि रिच इन कोल था, उसको रीऑक्यूपाई कर लिया। ऑस्ट्रिया और जर्मनी को रीइंटीग्रेट कर दिया इन 1938, और उसने एक कॉन्सेप्ट लेके आया हिटलर यहाँ इस टाइम पे, वन पीपल वन एम्पायर एंड वन लीडर का, राइट? एंड ही कैप्चर्ड जर्मनी स्पीकिंग एरिया ऑफ सुडेटलैंड फ्रॉम द चेकोस्लोवाकिया। ओके, अगर आपको देखने में, अभी सुनने में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही, आई हैव ऑल्सो पोस्टेड the maps here in this video so that it is easier for you all to know which all region I am talking about, right? उसके अलावा आप सोच रहे होंगे इंग्लैंड और अदर नेशंस ये सब चीज़ क्यों अलाउ कर रहे थे, क्यों हिटलर को इतनी ज़्यादा सक्सेस मिल रही थी? इट वॉज बिकॉज जो ट्रीटी ऑफ वर्सलिस पहले साइन की गई थी, बाकी नेशंस, बाकी लोगों को लगता था दैट ट्रीटी वॉज टू हार्श ऑन जर्मनी, इसलिए कोई लोग वहां उसके खिलाफ नहीं बोल रहे थे। और हिटलर जो कि दिन बर दिन ग्रो करता जा रहा था, इफ यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, सो दिस इज द रीजन ऑफ राइनलैंड जो फ्रांस से हिटलर ने ले लिया था। सो दिस इज ऑस्ट्रिया रीजन जो उसने रीमर्ज इंटीग्रेट कर लिया था, रीमर्ज कर लिया था। चेकोस्लोवाकिया से ये वाला रीजन भी हिटलर ने वापस ले लिया था, राइट? सो ये सब करके जर्मनी की इंटीग्रेशन कर ली थी, पॉलिटिकल रिकंस्ट्रक्शन कर रहा था हिटलर, राइट? उसके बाद बात करेंगे सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड द डाउनफॉल ऑफ हिटलर। हिटलर ने एक तरीका चूज किया कैसे वो इकोनॉमिक क्राइसिस को ओवरकम कर सकता है। वो रीजन था, जो उसका तरीका था, इट वॉज थ्रू वॉर। उसने सोचा कि मैं जाके हर चीज एक्सपेंशन ऑफ टेरिटरी करता हूं थ्रू माई आर्म्ड फोर्सेस, राइट? तो उससे मैं क्या करूंगा कि मैं अपनी इकोनॉमिक क्राइसिस को ओवरकम कर सकता हूं, ऐसा हिटलर ने सोचा, राइट? सो हिटलर ने क्या किया? अपनी इकोनॉमिक क्राइसिस को ओवरकम करने के लिए उसने रिसोर्सेज के यूज करने के लिए एक्सपेंशन ऑफ टेरिटरी की, जिसके चलते 1939 में जर्मनी पोलैंड पे अटैक करेगा, जिसके चलते ही हमारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर, यहाँ इसी टाइम के दौरान सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी स्टार्ट होता है। अब आप सोच रहे होंगे जो इकोनॉमिस्ट थे जल्मार सैचेट, वो इस टाइम क्या कर रहे थे? हिटलर ने उनको एडवाइस किया था कि आपको इकोनॉमी को रिवाइव करना है, राइट? एंड नॉट टू इन्वेस्ट हेविली, ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, बट आपको रिवाइव करना है, इस सिचुएशन से निकालना है। लेकिन उनकी इकोनॉमी जो है वो डेफिसिट, बहुत ही घाटे में चल रही थी, और हिटलर ने इस टाइम
जो इकोनॉमिस्ट थे जल्मा सैचेट, उन पे ध्यान नहीं दिया, उन्होंने सिर्फ वॉर पे ध्यान दिया। उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे हम देखते हैं डाउनफॉल ऑफ हिटलर स्टार्ट हो जाता है। मैंने अभी बताया जर्मनी ने पोलैंड के ऊपर अटैक कर दिया था। तो दिस इज द एरिया, दिस इज द जर्मनी एरिया, और यहां से वो पोलैंड के ऊपर अटैक करता है। उसके चलते जब जर्मनी ने पोलैंड को इन्वेड किया, तब अटैक किया, तो वॉर की सिचुएशन ऑलरेडी वहां बन चुकी थी। यहां हमने पैरेलली 2-3 इंसिडेंट और देखे। फ्रांस और जो इंग्लैंड है वो दोनों साथ मिलके आएंगे अगेंस्ट जर्मनी, क्योंकि वो चाहते थे कि फूड सप्लाई और लिविंग स्पेस जर्मन्स को भी मिले। और हिटलर ने इसी टाइम 1941 में अटैक ऑन सोवियत यूनियन भी किया था, जहां से डाउनफॉल ऑफ नाजी पीरियड स्टार्ट होगा। और पैरेलली एक 1940 के अंदर एक टेरेपाइट पैक्ट ऑफ सितंबर 1940 साइन होता है, जहां जर्मनी, इटली और जापान साथ आएंगे। और 1940 का जो टाइम था, इट वॉज द टाइम व्हेन हिटलर वॉज एट द पिनेकल ऑफ हिज पावर। टेरेपाइट पैक्ट के साथ आप ये जो प्लेयर्स देख रहे हो, जर्मनी, इटली, जापान, ये कौन सी पावर्स हैं? दीज वर दी एक्सेस पावर, राइट। जब जर्मनी ने पोलैंड पर अटैक किया था, उसके बाद वहां से उन्होंने नेक्स्ट अटैक जो है सोवियत यूनियन पे भी किया। वहां से उन्होंने ऑपरेशन ऑफ बारबोसा लॉन्च किया था, जहां से ये लोग 3 मेजर सिचुएशन ऑफ सोवियत यूनियन पे अटैक कर रहे थे, लेनिनग्राड, मॉस्को एंड स्टेलिनग्राड, राइट। सो जर्मन ने जब अटैक किया ऑन द सोवियत यूनियन, इसको हिस्टोरिक ब्लंडर कहा जाता है बाय हिटलर। वाई? क्योंकि हिटलर ने वॉर ऑन 2 फ्रंट्स डिक्लेयर कर दिया था। वेस्टर्न फ्रंट पे तो उन्होंने ब्रिटिशर्स थे उनके अगेंस्ट, और ईस्टर्न फ्रंट में अब उन्होंने सोवियत यूनियन को तैयार कर लिया था। अनविलिंग टू एंटर, यूएस भी यहां एंटर कर जाएगा वॉर के अंदर, क्योंकि जापान भी था इस सीन के अंदर, ट्रिपल पैक्ट के अंदर। तो जापान ने यूएस के जो नेवल बेस था पर्ल हार्बर, उस पर अटैक किया था, जिसके वजह से यूएस भी यहां एंटर करेगा। और रिटेलिएशन में यूएस ने न्यूक्लियर बॉम्ब्स ड्रॉप किए थे हिरोशिमा एंड नागासाकी पे, और दिस वाज द एंड ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, राइट। सो सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड द डाउनफॉल ऑफ हिटलर के अंदर आपको 2 चीजें याद रखनी है, जो कि ब्लंडर हिटलर ने क्रिएट किया था बाय डिक्लेयरिंग वॉर ऑन 2 फ्रंट, एक तो रशियन साइड से और दूसरी मेरी फ्रांस और ब्रिटेन वाली साइड से। दोनों साइड से जर्मनी घिर गया था, ओके। एंड हियर आई हैव पोस्टेड वेरियस पिक्चर। जब एरियल बॉम्ब किया था ब्रिटेन ने, डिस्ट्रक्शन ऑफ पर्ल हार्बर, हिरोशिमा एंड नागासाकी वाला अटैक, और वॉर ऑन स्टेलिनग्राड विच वाज अ हिस्टोरिक ब्लंडर बाय हिटलर। तो ये सब कुछ इमेजेस हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि जो आइडियोलॉजी ऑफ नाजिज्म क्या है, स्प्रेड ऑफ नाजिज्म कैसे होगा वर्ल्ड वाइड में, राइट। So that was it for today's video, guys. Thank you for watching Economics Window by Garima Singh. And if you like this video, then do not hesitate to press in that thumbs up icon, and also comment down below to let me know how did you find this video.